Hello everyone, welcome back to Kumeshram. This is Priya Dmija here, your educator. तो स्टूडेंट्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने शुरू किया है. हमारी कल फर्स्ट क्लास थी, इसके ऊपर बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने किया था. तो चलिए आज आगे डिस्कस करते हैं. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे लिए वो कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट किसी और की भी हेल्प हो सके. तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कुछ अजम्पशंस. ओके, तो सबसे पहली अजम्पशन इसकी ये है कि जो मैन है वो रैशनल होना चाहिए. एवरी मैन इज रैशनल. रैशनल का मतलब वो पर्सन जो कि डिज़ायर करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले. ओके, देन अ लेजिस्फेयर. इकॉनमी जो है वो फ्री होनी चाहिए एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस बाय द स्टेट. भी मतलब किसी भी तरह की रोक टोक उनको नहीं होनी चाहिए, लेजिस्फेयर होनी चाहिए. परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए कमोडिटी एज वेल एज लेबर मार्केट में, दोनों में परफेक्ट कंपटीशन होना ज़रूरी है. सारे के सारे जो यूनिट्स है वो होमोजेनियस होने चाहिए. परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ के रखा है ना कि सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे होते हैं. तो उसी तरह से जो लेबर्स हैं, लेबर आपकी एक जैसी होनी चाहिए. ओके, देन है क्लोज्ड इकॉनमी. क्लोज्ड इकॉनमी में अजम्पशन में ये है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो आपकी इकॉनमी को इफेक्ट नहीं करता होना चाहिए. आपने जो ट्रेड करना है वो विद इन द इकॉनमी करना है. क्लोज्ड इकॉनमी वो होगी ना कि जो विद इन द इकॉनमी ही ट्रेड करते हैं. ओपन वो हो गया जो आउटसाइड द ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी इकॉनमी के ऊपर. देन है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी. देयर इज नो चेंज इन द शॉर्ट पीरियड इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस. शॉर्ट पीरियड के बीच में किसी भी तरह की टेक्निक में, प्रोडक्शन टेक्निक में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. जो चल रहा है बस वही चलता रहना चाहिए. जो मनी है वो आपका ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए. क्लासिकल थ्योरी ये एज्यूम करती है. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस. इट इज एज्यूम्ड बाय द थ्योरी दैट वेजेस, इंटरेस्ट, प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल. ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो प्राइसेस है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, बदलते रहने चाहिए. और यही जो बदलते प्राइसेस है वे एक दूसरे को ठीक करते हैं. ठीक है, relation between the money and real wages. Theory also assumes that there is a direct or proportional relation between money wage and real wage. मनी वेज और रियल वेज के बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए. मनी वेज और रियल वेज क्या है? मनी वेज वो जो हमारा लेबर एग्जैक्टली रिसीव कर रहा है, जैसे 5,000 उसने रिसीव की. ओके, रियल वेज उसके वो है कि उस रुपीज की परचेजिंग पावर क्या है, उसी वेजेस अमाउंट की परचेजिंग पावर क्या है, उसको एक्चुअल में क्या मिल रहा है उन पैसों से. ठीक है, ये हो गया आपका. देन इक्वालिटी बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. क्लासिकल थ्योरी एज्यूम करती है कि जो सेविंग है आर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड. जितना भी सेव करोगे वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा. जो इक्वालिटी आएगी बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वो आएगी बाय द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ये जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अप एंड डाउन होएगा तो उसके कारण जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इक्वल रहेंगे. इक्वालिटी होनी चाहिए बीच में. एंड द लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपने प्रोडक्शन वाले में पढ़ के रखा होगा. जब आप एक ही यूनिट के ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स लगाओगे, प्रोड्यूस तो उतना ही होना है. उससे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो आपकी है वो डिमिनिशिंग होती जाएगी, रिटर्न्स आपके डिमिनिश होते जाएंगे. एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेबर काम कर रहा था, आपको 100 यूनिट्स मिल रहे थे. अब 2 वर्कर काम कर रहे हैं तभी भी आपको 200 यूनिट्स ही मिलने हैं. 3 करेंगे तभी भी 100 यूनिट्स मिलने हैं. 4 करेंगे तभी भी 100 यूनिट्स मिलने हैं. कहाँ एक पर्सन अकेला कर रहा था. अभी ये जो लैंड है, पीस है, लैंड ऑफ पीस है, यहाँ पीस ऑफ लैंड है, वो 4 लेबर्स में बट गया काम करने के लिए. ठीक है, तो प्रोडक्शन तो आपकी उतनी रहेगी, डिमिनिशिंग हो जाएंगी आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं. ये इसकी अजम्पशन है. ओके,
देन है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे डिटर्मिन करते हैं? जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, वो कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी आर डिटर्मिन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन। वो प्रोडक्शन फंक्शन के कारण डिटर्मिन किए जाते हैं बाय द प्रोडक्शन फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। पहला क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरा इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है? वो एक्सप्रेस करता है रिलेशन बिटवीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्निक, ये हमारे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या कहते हैं कि जो हमारा लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, वो डिटरमिन किया जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन से। पहला प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, दूसरा हो गया इक्विलिब्रियम कितना है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के बीच में। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो कितना रहा है, और उसका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में रिलेशन। ओके, in short period capital, land and production technique remain constant, volume of production therefore depends upon the level of employment। वो बाकी सारी चीजें तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स ही रहती है, स्टैटिक है, कांस्टेंट है, लेकिन जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्ट करता है हमारी प्रोडक्शन को। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन को और देख लेते हैं और क्या कैसे बताया गया है। प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट पीरियड में इफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्शन को। ओके, यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आउटपुट है। शॉर्ट पीरियड में कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉयज ही हैं जो हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो कर्व जा रही है OS, ये आपको क्या बता रही है? ये आपको बता रही है आउटपुट। ठीक है, जब आपके लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ON थे तो आपकी प्रोडक्शन कितनी थी? OP। ओके, जब जो एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी बढ़ गई, ON से ON हो गई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, तो आउटपुट भी हमारा इंक्रीज हो गया। जब एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज हो गई, N1 से N2 हो गई, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन का, वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, वो कितना हो गया? OP2। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा, प्रोपोर्शनेटली इतना नहीं हो रहा जितना एम्प्लॉयज में हो रहा है। एम्प्लॉयज में जो है इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन। तो इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट में कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी नोन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो पहला तो उन्होंने कहा था कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हम दो तरह से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है आपको बता दिया है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड में बाकी चीज़ें सारी कांस्टेंट रहती है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्ट करती है हमारी प्रोडक्शन को कि हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि इंक्रीज तो होता है लेकिन एट द टाइम जाके वो इतना इंक्रीज नहीं होता जितना एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिश कर जाती है। ओके, यहाँ तक आई होप यहाँ क्लियर होगा आपको। फिर सेकंड पार्ट है डिमांड फॉर लेबर की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। इन एन इकोनॉमी लेबर इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी। लेबर की डिमांड क्यों की जाती है? प्रोडक्टिविटी के कारण की जाती है। ओके, लेबर इज डिमांडेड अप टू दैट एक्सटेंट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू इट्स वेज। जितना उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, जितना उसका MRV होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होगी उसके वेज के इक्वल, जितना वो वेज ले रहा है उतनी ही वो उसकी डिमांड करेंगे। कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है, तो लेबर को उस वहाँ तक ही डिमांड किया जाता है जहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल होती है हमारे
वेज के। ओके, अब W क्या है? वेज। इसको क्या बोला है? मनी वेज। ये मनी वेज है। P इज अ प्राइस लेवल, MRV इज अ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इक्वल होता है हमारे वेज के। ओके, तो देन आ गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो लेबर कहाँ तक डिमांड की जाती है? जहां पर जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो हमारी वेजेस के इक्वल होती है। ओके, यहाँ से आप रियल वेज अगर उसकी जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकालनी हो तो उसको क्या कर देंगे? हम प्राइस को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? W के साथ। W क्या है हमारा? मनी वेज। ओके, it is evident from this equilibrium that employer will make demand for laborer up to that limit। वहां तक ही वो डिमांड करेगा जहां पर उसका जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो रियल वेज के इक्वल है, इक्वल टू देयर रियल वेज। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए मोर एंड मोर लेबर्स को क्या किया जाएगा? एम्प्लॉयड किया जाएगा, लगाया जाएगा। एंड देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। उनकी जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, डिमिनिश करना शुरू कर देगी। तो एम्प्लॉयर विल मेक डिमांड फॉर लेबर ओनली व्हेन, वो तब ही डिमांड करेगा जब उनके जो रियल वेज है या कह लो मनी वेज है वो फॉल करेंगे। अगर वो फॉल करेंगे तो ही वो ज्यादा डिमांड करेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर लेबर वो एक डिमिनिश फंक्शन है किसका? वेजेस का। इसका मतलब क्या है कि राइज इन वेज रेट, जब वेज रेट में राइज होगा तो डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। और विद फॉल इन वेज रेट, जब वेज रेट फॉल करेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। तो डिमांड कर्व है जो वो स्लोप्स डाउनवर्ड करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड और वेज के बीच में। वेज रेट ऊपर जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, वेज रेट नीचे आएगा तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लेबर्स हु आर विलिंग टू वर्क एट अ गिवन रेट ऑफ रियल वेज। कल भी बताया था कि वो लोग जो अपनी इच्छा अनुसार जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो इन ऑर्डर टू डू वर्क, वो काम कर रहे हैं, द लेबर हैव टू पुट इन एफर्ट्स, काम करने के लिए उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और लेजर को अपने को छोड़ना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ लेबर देयरफॉर इंक्रीजेस विद राइज इन द रियल वेज। तो यहाँ पर जो वेज और सप्लाई के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर जो आपके वेज रेट है वो इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर वेज कम होंगे, फॉल करेंगे तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज। तो सप्लाई कर्व है जो वो अपवर्ड स्लोप्स होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेवल ऑफ डिटरमिन किया जाता है एट अ पॉइंट जहां पर जो डिमांड और सप्लाई है। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन किया जाता है जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट अ पॉइंट ई। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड लेबर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर 2, जो कि ये है, ये रिप्रेजेंट करती है, ये सब कुछ आपको बता ही दिया गया। ये SS क्या है? सप्लाई कर्व है। DD इज अ डिमांड कर्व, जो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट पॉइंट E, जो कि एक्सप्रेस करती है इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ON number of laborer are getting employment at OW wages, wage rate. It is a full employment situation। वो कहते हैं कि ये full employment की situation है
हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑल दोज जो काम करना चाहते हैं एट OW वेज रेट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। अगर कुछ लेबर्स जो है स्टिल अनएम्प्लॉयड है तो उसको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहेंगे। वो अपनी इच्छा अनुसार काम पर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है, नॉट प्रिपेयर टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। वो जो वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स therefore held the view that equilibrium position would always be in a full employment situation। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो हमेशा ही आपको फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में मिलेगी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। इन दिस सिचुएशन NP आउटपुट विल प्रोड्यूस्ड ये रहा NP आउटपुट, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया? NP आउटपुट विल प्रोड्यूस्ड, thus the income और आउटपुट एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी NP। तो इनकम और आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कितना होगा? NP होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, इफ अ सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम अराइजेज इन द इकोनॉमी, then the wage rate, prices, rate of interest would change in such a way that full equilibrium और full employment situation is re-established। वो कहते हैं जैसे सेल्स लॉ में कहा गया है कि गुड्स होनी चाहिए, वो जो गुड्स हैं वो जो सप्लाई है वो अपने आप अपनी सेल करवा देती हैं। तो अगर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन इकोनॉमी में अराइज होती भी है तो जो हमारा वेज रेट है, प्राइसेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस तरीके से चेंज होंगे कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, वो अपने आप से रीएस्टैब्लिश्ड हो जाएगी। हाउ एन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम, ये छोड़ो, ये तो इतना ही बताया गया कि कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, ये आपको आगे समझा देते हैं वो कि हम किस बिहाफ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया, जो कि हम अपनी कल वाली क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लास को ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही हमारा बोरिंग सा है। ठीक है, तो आपको भी बोर नहीं करना और मुझे भी बोर नहीं होना। कल वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।